नमस्कार। आज हम सबूत शीर्षक कविता का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस कविता के रचयिता श्री अरुण कमल के संबंध में थोड़ी सी बातें। हिंदी की प्रगतिशील काव्यधारा इसको आगे बढ़ाने वाले कवियों में श्री अरुण कमल का प्रमुख स्थान है। उनका जन्म 15 फरवरी 1954 को बिहार के रोहतास जिले के नसरीगंज में हुआ। उच्च शिक्षा के बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे। वे अनेक वर्षों तक पटना विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। फिर भी हिंदी के प्रति वे अत्यधिक रुचि रखते थे। फलतः हिंदी में अनेक कविताओं का सृजन किया। उन्होंने अनेक काव्य संकलनों का प्रकाशन उन्होंने किया और उनमें से एक कविता है सबूत। सबूत शब्द का अर्थ है प्रूफ अंग्रेजी में। और यह कविता वर्तमान भारत की कटु यथार्थपूर्ण स्थिति का चित्रण करती है। भारतीय न्याय व्यवस्था की कमजोरियों पर भी यह कविता प्रकाश डालती है। हमारे देश में जो भयानक स्थिति मौजूद है उसका चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। हम जानते हैं साधारण जनता अधिकारों से वंचित होकर अनेक प्रकार के शोषण का शिकार होकर जीने के लिए मजबूर है। इस स्थिति में भी अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाने की ताकत सामान्य जनता को नहीं है। फलतः इस संदर्भ का या इस स्थिति का लाभ उठाते हुए शोषक शक्तियां या अत्याचारी ताकतें अधिकाधिक मजबूत हो जाती है और सामान्य जनता का जीवन अधिक कष्टपूर्ण हो जाता है। इस स्थिति का मार्मिक चित्रण करने वाली कविता है सबूत। आइए हम कविता की ओर मुड़े। सबूत। वे बहुत खुश हैं, हंस रहे हैं बात बात पर, दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, लूट का माल तो उनके भी हाथ लगा, पर उनके हाथ पर एक बूंद खून नहीं। वे लोग बहुत खुश हैं। खुश मतलब प्रसन्न है। हंस रहे हैं, ठहाका लगा रहे हैं, बात बात पर, हरेक बात पर वे प्रसन्नता पूर्वक हंस रहे हैं। दिन ब दिन जवान हो रहे हैं, मतलब है प्रतिदिन वे जवान हो रहे हैं। दिनों दिन वे अधिक
जवान और मजबूत और शक्तिशाली हो रहे हैं। लूट का माल तो उनके भी हाथ लगा। लूट का माल, लूट करके, चोरी करके जो माल उन्हें प्राप्त हुआ है, वह माल उनके पास है, उनके हाथों में है, उनकी जेबों में है, और इसलिए वे बहुत खुश है। और अत्यधिक खुशी का कारण यह है कि आगे की पंक्ति में बताया गया है वह कारण, पर उनके हाथ पर एक बूंद खून नहीं, एक बूंद खून तक उनके हाथ पर नहीं है। खून मीन्स ब्लड, खून का मतलब रक्त है। उनके हाथ पर एक बूंद खून तक नहीं है, अर्थात वे बेदाग हैं। इन पंक्तियों का मतलब क्या है? वे बहुत खुश है। वे से कवि का तात्पर्य है लुटेरे लोग, जो चोरी करने वाले, शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले लोग, वे से मतलब ही वे लोग बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। कारण क्या है? कारण है कि उनके हाथों में लूट का माल है। जिन चीजों का उन्होंने चोरी की है, लूट लिया है, वे चीजें उनके हाथों में है, उनकी जेबों में है। वह चीजें देखकर वे बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब है कि वे स्वयं खुश होकर खुशियां मंडते हैं, या आपस में ठहाका लगाकर बात बात पर हंसी कर वे यह वेला मनाते हैं। चोरी के बाद का कमना संकल्प कीजिए, 2-3 आदमी मिलकर चोरी करता है, और चोरी के बाद ये माल बांटने पर वे बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। उनकी खुशी का कारण है कि वे सफलतापूर्वक चोरी करने में वे समर्थ हुए हैं, वे सफल हुए हैं। उनके हाथ बेदाग है, अर्थात किसी भी संदेह के बिना, किसी भी समस्या के बिना अपने कार्य को, चोरी को पूरा करने में वे सफल हुए हैं, इसलिए वे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार की स्थिति में वे खुशियां मनाते हैं, वे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक मात्रा में माल मिला है, इसलिए वे बहुत प्रसन्न है। इसी कारण से वे अत्यधिक खुश होकर बात बात पर, हर एक बात पर वे हंसी करते हैं। वे बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, बहुत जवान हो चुके हैं। इस स्थिति का कवि वर्णन करते हैं। वे से तात्पर्य अत्याचारी लोग, शोषण करने वाले लोग, अन्याय करने वाले लोग, उत्पीड़न करने वाले लोग, वे से तात्पर्य है। और ये लोग कौन है? ये लोग भ्रष्ट राजनैतिक नेता और उनके अनुयायी लोग हैं, और शोषक शक्तियां है। शोषक शक्तियों से तात्पर्य ये जो सामंतवादी ताकतें हैं, और इस प्रकार की अनेक ताकतें समाज में होती है जो जनता का, निरीह जनता का कमजोर जनता का, मजबूर जनता का निर्मम शोषण करते हैं। तरह तरह के वायुओं से, विभिन्न प्रकार के मार्गों से जनता का
साधारण लोगों का शोषण करने वाले ये लोग हैं, साधारण जनता पर अत्याचार करने वाले, उनको उत्पीड़ित करने वाले लोग होते हैं ये लोग। वैसे तात्पर्य ये लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि जनता का शोषण कर, जनता को उत्पीड़ित कर, जनता पर अत्याचार कर संपत्ति इकट्ठा करने में वे सफल हुए हैं, और किसी को कोई शंका नहीं हुई है, उनके हाथों पर कोई रक्त का अंश भी नहीं है, कोई दाग नहीं है, इसलिए वे अत्यधिक खुश है। मतलब है कि दूसरों का पर अत्याचार करते हुए, शोषण करते हुए धन अर्जित करने में ये लोग सफल हुए हैं, ये भ्रष्ट लोग सफल हुए हैं। और बीसी को शंका दिए बिना यह कार्य करने में वे सफल हुए हैं, इसलिए वे अत्यधिक खुश होते हैं और खुशियां मनाते हैं। इन पंक्तियों का मतलब यही। और आगे की कुछ पंक्तियां देखिए। उन्हें सब पता है कौन लोग दरवाजा तोड़कर देसी बंदूक के लिए घर में घुसे, मर्दों को काट से बांधा, औरतों की इज्जत उतारी, नाक की नथ उतारी, कंगन उतारने में शोर पड़ा तो चप से चांद दी हथेली। उन्होंने वो कंगन खुद अपनी बहन को रात में पहनाया, कहीं में एक बूंद खून नहीं। उन्हें सब पता है, उन्हें सब पता है मीन्स उनको सब बातों के बारे में जानकारी है, वे लोग सब जानते हैं, वे लोग सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उनको सब बातों के बारे में जानकारी है, वे सब सारी बातें वे जानते हैं। वे से तात्पर्य यहाँ सत्ताधारी से है। सत्ताधारी लोगों को ये सारी बातें जानते हैं, वे लोग जानते हैं, उनकी पता उन्हें मिला है कौन लोग दरवाजा तोड़कर देसी बंदूक लिए घर में घुसे। अर्थात दरवाजा तोड़ना बलपूर्वक करने वाला एक कार्य है, लुटेरा करने वाला एक कार्य है, या चोरी करने वाला ऐसा कार्य करता है। चोर या लुटेरा व्यक्ति दरवाजा तोड़ता है। किसका दरवाजा? आम आदमी की, साधारण जनता की दरवाजा ये लोग तोड़ते हैं, और देसी बंदूक लिए, बंदूक लेकर, बंदूक मैंने गन लेकर वे क्या करते हैं? घर के अंदर घुसते हैं, घुसना प्रवेश करते हैं, दरवाजा तोड़कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं ये लुटेरे लोग। अर्थात बलपूर्वक साधारण लोगों के जीवन में, मामलों में, कार्यों में प्रवेश कर ये लोग संपत्ति लूटते हैं या संपत्ति की चोरी करते हैं। इस प्रकार स्वयं धनी हो जाते हैं। यह सब कार्य सत्ताधारियों को जानता है। सत्ताधारी लोग ये सारी बातें जानते हैं, उन्हें इसके बारे में पता है। और
मर्दों को खाट से बांधा, खाट मीन्स कोट, COT कोट, मर्दों को पुरुषों को काट से बांध कर, अर्थात उस कर के पुरुषों को बंदी बनाकर, और इसके बाद क्या किया, औरतों की इज्जत उतारी, औरतों की इज्जत उन्होंने उतार दी, अर्थात औरतों का अपमान किया। पुरुषों को बंदी बनाने के बाद औरतों का अपमान किया, मतलब है कि नारी को सताया, नारी को पीड़ा दिया, और नाक की नातुदारी, ये नारियों की, घर में जो नारी है उसके नाक में, नाक मीन्स नोस, उस पर जो नद है, जो आभूषण है, उस आभूषण को इन लुटेरों ने उतार लिया। उतारने के बाद क्या किया, कंगन उतारने में जोर पड़ा। कंगन मीन्स बैंगल, औरतों के हाथ पर जो कंगन है, उस कंगन को उतारने में, निकालने में थोड़ी सी मुश्किल हो गई। तब उन्होंने क्या किया, इन चोरों ने चाप से चांद दी हथेली, चप से मीन्स एक चटके से हाथ की चांद दी हथेली, वह हथेली, उस औरत की हथेली उन चोरों ने, लुटेरों ने काट दी और कंगन उतार लिया। कितना क्रूर और भयानक कार्य है। ये लुटेरे लोग इतना अधिक भयभीत करने वाले कार्य करते हैं। और रात में उन्होंने क्या किया, इन लुटेरों ने अपनी बहन को पहनाया। जो कंगन इन लुटेरों ने रात में हाथ काटने के बाद उतार लिया, वह कंगन सीधे अपने कर ले जाकर उन्होंने अपनी बहन को पहनाया, अपनी बहन को फेंक दिया। उपहार के रूप में अपनी बहन को वह कंगन दे दिया। कहीं में एक बूंद खून नहीं। इस प्रकार करने के बाद भी एक बूंद खून नहीं, एक रक्त का एक बूंद भी नहीं है। उनके हाथों पर, इन लुटेरों के हाथों पर रक्त का एक बूंद तक नहीं है। उनका हाथ निर्मल है, पवित्र है। यहाँ खून से, खून, एक बूंद खून, खून से क्या तात्पर्य है? खून से तात्पर्य है सबूत, प्रूफ। सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है, इसलिए वे पवित्र दिखाई पड़ते हैं, वे स्वयं बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इन सब प्रकार के अत्याचारपूर्ण कार्य करने के बावजूद इनके हाथ बेदाग है, अर्थात इनके हाथों पर रक्त का एक बूंद तक नहीं है। रक्त की एक बूंद भी उनके हाथों पर नहीं है, मतलब है कि कोई सबूत नहीं है, सबूत, प्रूफ नहीं है। इसलिए ये लुटेरे लोग बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और कविता की
आगे की पंक्तियां भी देखिए। जितना पवित्र पहले थे उतने ही पवित्र है आज भी, बिल्कुल निष्कलुष, उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं। जो निर्दोष है वे दंग है, हैरत से चुप है, शक है उन पर जो निर्दोष है, क्योंकि वे चुप है, क्योंकि वे चुप है। जितना पवित्र पहले थे, पवित्र विशुद्ध शुद्ध पहले, चोरी के पहले या लूट के पहले ये लोग समाज में जितने पवित्र थे उतने ही पवित्र है आज भी। आज भी मीन्स लूट या चोरी करने के बाद भी वे पवित्र दिखाई पड़ते हैं, पवित्र या विशुद्ध दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनके हाथों पर रक्त की एक बूंद तक नहीं है। इसलिए वे जितने पवित्र थे पहले उतने ही पवित्र दिखाई पड़ते हैं। निष्कलुष, कोई कालुष्य नहीं है, कलंक नहीं है, उनके हाथ बहुत पवित्र है। इतने अधिक अत्याचार करने के बावजूद इसके बाद भी वे पवित्र माने जाते हैं, समाज में वे पवित्र माने जाते हैं। क्योंकि आगे की पंक्ति में इसका कारण दिया गया है, उनके खिलाफ कुछ भी सबूत नहीं, उनके खिलाफ सबूत नहीं है। इन्होंने इतना अधिक अत्याचार किया है, इस एक साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है। अत्याचार करने वाले को दोषी साबित करने के लिए आवश्यक सबूत नहीं है। दोषी व्यक्ति को ही दंडित किया जा सकता है, ये व्यक्ति दोषी नहीं सिद्ध हो जाता, क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और इसके बदले में क्या खरीद होती है? जो निर्दोष के वे दंग है, हैरत से चुप है। और निर्दोष आदमी, जो साधारण निर्दोष ईमानदार आदमी है, वह आदमी दंग होते हैं, हैरत से चुप होते हैं। निर्दोष आदमी पर शक प्रकट होता है। निर्दोष व्यक्ति को, ईमानदार व्यक्ति को शंका की दृष्टि से कानून देखता है, पुलिस देखता है, न्यायालय देखता है, क्योंकि वह चुप रहता है, साइलेंट रहता है। उसकी चुप्पी का वास्तविक कारण क्या है? डर है, भय है। एक सत्य सभी को मालूम है, अधिकारियों को मालूम है, फिर भी वे कुछ नहीं करते। वे इस साधारण व्यक्ति को बचाने के लिए कुछ नहीं करते। वे समर्थन करते हैं इन अत्याचारियों का, अन्याय करने वाले व्यक्तियों का वे समर्थन करते हैं। यहाँ इस कविता में कवि ने वर्तमान संकट का चित्रण किया है। हमारे समाज में मौजूद जो भयानक स्थिति है उसका चित्रण किया है। साधारण जनता का शोषण कर
साधारण जनता पर अत्याचार कर धनार्जन करने वाले, संपत्ति इकट्ठा करने वाले शोषक शक्तियों पर कवि प्रहार करते हैं, उनका पर्दाफाश करते हैं। और कवि हमारे चिंतन के लिए, हमें विचारने के लिए कुछ प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, कुछ सवाल उड़ाते हैं। क्यों इन अत्याचारी, अन्याय करने वाले लोगों को इतनी अधिक धैर्य मिलता है, कहाँ से मिलता है? कवि संकेत करते हैं कि इन अत्याचारियों को सत्ता का समर्थन प्राप्त है। सत्ताधारी और अत्याचारी लोगों के बीच एक अवैध गठबंधन है, और इस अवैध गठबंधन के कारण अत्याचारी लोग को आत्मविश्वास मिलता है कि वे कभी पकड़े नहीं जाते। कानून की दृष्टि से, कानून की पकड़ से वे आसानी से बच सकते हैं। इस आत्मविश्वास के कारण ये अत्याचारी लोग, अन्याय करने वाले लोग अधिकाधिक शक्तिपूर्वक अपना कार्य जारी रखते हैं। इस पर कवि संकेत करते हैं। इसलिए कवि लिखते हैं, वे सभी सब बातें जानते हैं। वे मीन्स सत्ताधारी लोग, जो सत्ता में है, अधिकारी लोग, जो सरकार है, सब जानते हैं ये सारी बातें। किसने दरवाजा तोड़ा, किसने अन्याय किया, किसने संपत्ति लूट लिया, ये सारी बातें इनको मालूम है। फिर भी वे आंखें मूंद कर अनजान रहते हैं या अनभिज्ञ रहते हैं। आंखें मूंदते हैं और अनभिज्ञ रहते हैं, मतलब है कि प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से सत्ताधारी इन अत्याचारियों को समर्थन देते हैं। अक्सर इन्हें समर्थन मिलता है, ठोस शक्तिपूर्वक समर्थन इन्हें प्राप्त होता है। इसलिए ये अत्याचारी लोग, शोषण करने वाले लोग, अन्याय करने वाले लोग, भ्रष्टाचार करने वाले लोग समाज में इस प्रकार के कार्य जारी रखते हैं। इस तथ्य पर कवि प्रकाश डालते हैं। और ये अत्याचारी लोग बहुत प्रसन्न हैं। उनकी प्रसन्नता का कारण है कि उनके हाथों पर रक्त का एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद रक्त भी उनके हाथों पर नहीं है। इसलिए वे बहुत प्रसन्न है। मतलब है कोई सबूत नहीं है, प्रूफ नहीं है, इसलिए वे बहुत प्रसन्न है। इसलिए वे बेदाग बच जाते हैं। मतलब है कि अदालत में प्रूफ की, सबूत की आवश्यकता है। सबूत देने के लिए अदालत में जाकर इस अत्याचारी व्यक्ति के खिलाफ या इन अन्याय करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सबूत देने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं होता। मूल कारण है डर या भय। भय के मारे साधारण लोग जो शोषण के शिकार होते हैं, अत्याचार के शिकार होते हैं, मौन रहते हैं। अदालत जाने से, सबूत देने से इनकार करते हैं। यही कड़ी होती है। वास्तव में समाज में एक स्थिति मौजूद है। सब जानते हैं किसने अन्याय किया, किस प्रकार अन्याय किया, किस पर अन्याय किया। ये सारी बातें
साधारण लोग जानते हैं, लेकिन इन लीडरों के प्रति अत्यधिक डर होने के कारण, भय होने के कारण अदालत में सबूत देने से वे विमुख हो जाते हैं या पीछे हटते हैं। और इस स्थिति का फायदा उड़ाते हुए ये अत्याचारी आसानी से दंड से बच जाते हैं। ये स्थिति देश में मौजूद है, क्योंकि अदालत में सबूत अत्यधिक प्रमुख कार्य है। सबूत के अभाव में, ठोस सबूत के अभाव में अदालत किसी को दोषी नहीं बताता और किसी को नहीं दंड देता। इस सत्य की ओर कवि संकेत करते हैं और सूचना देते हैं कि हमारे न्यायालयी व्यवस्था में, अदालती व्यवस्था में बहुत कमजोरियां होती है, संशोधन की आवश्यकता है। इसलिए भारतीय न्याय व्यवस्था में संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की अनिवार्यता है। इस सत्य की ओर भी कवि यहाँ संकेत करते हैं। और दूसरी बात कवि जो यहाँ उल्लेख करते हैं वह है इन अन्याय करने वाले लोगों को पहले का जैसा प्रमुख स्थान समाज में प्राप्त होता है। अन्याय करने वाले व्यक्ति निर्दोष साबित होने पर, निर्दोष सिद्ध होने पर अदालत उसे छोड़ देता है। इस प्रकार वह निर्दोष व्यक्ति सिद्ध होता है समाज के सम्मुख भी, और वह व्यक्ति पहले जिस प्रकार का उच्च स्थान अलंकृत करता था, ठीक उसी प्रकार का उच्च स्थान में वह विराजमान होता है। एक स्थिति भी मौजूद है। एक अत्यधिक चिंतित करने वाली बात है। इस बात को लेकर कवि बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत भयभीत हो जाते हैं। भयानक जो स्थिति समाज में मौजूद है उसको लेकर कवि बहुत दुखी है। और गरीब और निस्सहाय लोगों पर आरोप लगाया जाता है कि उसने चोरी की है, या उसने लूट की है, उसने बलात्कार की है, अन्याय की है। ये सारी बातें, इस प्रकार के बहुत सारे आरोपण लगाया जाता है, तरह तरह के आरोपण लगाया जाता है अवसर के अनुसार। साधारण लोग जो दुर्बल है आर्थिक दृष्टि से, अदालती कार्रवाइयों से डरते हैं, और जो पुलिस से डरते हैं, वे लोग बहुत भयभीत हो जाते हैं। उन पर आरोपण लगाए जाने पर वे लोग बहुत भयभीत होते हैं, साधारण मामूली लोग। और भय के आधिक्य में वे क्या करते हैं? वे चुप रहना पसंद करते हैं, साइलेंट रहना, किसी से कुछ नहीं बताना वे पसंद करते हैं। वे लोग कभी कभी अंत में दंडित भी हो जाते हैं। जो निर्दोष लोग हैं वे भयभीत होने के कारण चुप रहते हैं, और उन पर आरोपण लगाया जाता है कि एक व्यक्ति चुप है, साइलेंट है, इसलिए वह उसने गलत कार्य किया है, चोरी की है, अत्याचार किया है, इसलिए उसको कभी कभी दंड भी मिलता है। इस प्रकार की जो विडंबनात्मक स्थिति समाज में मौजूद है उसकी ओर भी कवि संकेत करते हैं। मतलब है कि अत्याचार करने वाले व्यक्ति को दंड न मिलना और निर्दोष व्यक्ति को दंड मिलना हमारी न्याय व्यवस्था की कमजोरी है। सबके सब जानते हैं कि किसने अन्याय किया है, फिर भी
वह बच जाता है, क्योंकि सबूत का अभाव है। अत्यधिक शक्तिशाली ताकतें, शोषक शक्तियां, इनके खिलाफ सबूत देने के लिए कोई आदमी तैयार नहीं होता। इस प्रकार वे बच जाते हैं। संपत्ति और सत्ता के बल पर सामान्य लोगों को डराकर सबूत देने से विमुख कराने वाली जो स्थिति समाज में मौजूद है, उस पर कवि प्रकाश डालते हैं। भारतीय प्रजातंत्र को खोखला बनाने वाली जो स्थिति समाज में मौजूद है, उसकी ओर कवि इशारा करते हैं। और कवि आगे बताते हैं या संकेत करते हैं कि बलात्कार, हत्या, चोरी, लूट आदि करने वाले व्यक्ति अधिकाधिक शक्तिशाली होकर, हौसला पाकर ये कार्य जारी रखते हैं, तो इसका मतलब है कि समाज में अर्थात सत्ताधारियों द्वारा इन लोगों को मान्यता प्राप्त है, एक्सेप्टेंस प्राप्त है, और इनके खिलाफ कुछ शब्द बताने में, इनके खिलाफ कुछ करने में सामान्य जनता मजबूर है, सामान्य जनता बहुत भयभीत है। इस प्रकार की एक डराने वाली स्थिति देश में मौजूद है। स्वातंत्र्योत्तर भारत में इस प्रकार की ताकतों की जो शक्ति है वह निरंतर बढ़ रही है, और आम आदमी, साधारण जनता निरंतर शक्तिहीन हो रही है। और इस प्रकार शक्तिहीन होने की स्थिति में साधारण जनता अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध, बलात्कार के विरुद्ध, चोरी के विरुद्ध, लूट के विरुद्ध आवाज उठाने से विमुख हो जाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आवाज उठाने से भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। अदालत में दोषी व्यक्ति बच जाएगा, यह सत्य जानता है, और इसलिए साधारण व्यक्ति निस्संग हो जाता है, तटस्थ हो जाता है। साधारण व्यक्ति तटस्थ हो जाने का यही मूल कारण है। वास्तव में वह व्यक्ति सारी बातें जानता है, सारी सच्चाई उसे मालूम है, फिर भी अत्याचारी के विरुद्ध बोलने की ताकत उसमें नहीं है। सबसे पहले उसको बहुत भय है, और इसके अलावा बोलने से कोई प्रयोजन नहीं मिलेगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। उसके खिलाफ शायद झूठा मुकदमा चलाने की संभावना भी है। एक बात भी साधारण जनता जानती है, इसलिए वे चुप रखना पसंद करते हैं। साधारण जनता की एक चुप्पी अत्याचारियों को प्रोत्साहन देती है। अत्याचारी लोग इतनी अधिक शक्ति के साथ अन्याय करने का मूल कारण कवि की राय में साधारण जनता की चुप्पी और तटस्थता है। और वास्तव में एक चुप्पी और तटस्थता साधारण जनता की इस जानकारी के कारण है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में इन लोगों को जितना अधिक महत्व मिलता है, वह उन्हें अधिक शक्ति प्रदान करने वाला कार्य है। और इन शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ लड़ना आसान कार्य नहीं है। इसके अलावा
अदालत में ठोस सबूत सा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये लोग संपत्ति देकर या संपत्ति के बल पर या सत्ता के बल पर पुलिस वगैरह से डराकर वे इन साधारण लोगों को भयभीत कराते हैं और चुप बनाते हैं। इसलिए ये लोग आसानी से बच जाते हैं। चोरी करने वाले, अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले, लूट करने वाले लोग बच जाते हैं। इस सत्य की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है। अब कवि कानूनी कार्रवाइयों पर व्यंग्य करते हैं। कानूनी कार्रवाइयाँ, पुलिस द्वारा जो कार्रवाइयाँ चलती है उस पर कवि व्यंग्य करते हैं। कभी कभी हम देखते हैं, पढ़ते हैं अखबारों में अनेक प्रकार के अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, तो पुलिस कभी कभी ऐसी कार्रवाइयाँ करती है जो हास्यास्पद है। बलात्कार के शिकार को बहुत दुष्चरित्र साबित करने के लिए भी कभी कभी प्रयास किया जाता है। ये सारी स्थितियाँ बहुत चिंता की बातें हैं। इसलिए कभी बहुत चिंतित और खिन्न दिखाई पड़ते हैं। और आगे कभी सूचना देते हैं कि यह सबसे बड़ी विडंबना की स्थिति है कि अत्याचारी और अन्याय करने वाले व्यक्ति को समाज में अत्यधिक स्थान मिलता है। संपत्ति की चोरी करना, सार्वजनिक संपत्ति को लूटना, जनता को लूटकर धनार्जन करना आदि कार्यों को समाज में महत्व मिलता है। भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण हुआ है, ऐसा हम बता सकते हैं। इस स्थिति की ओर भी कभी हम संकेत करते हैं और सूचना देते हैं। आगे कवि बताते हैं कि इस प्रकार के अत्याचारों और अन्यायपूर्ण कार्यों को सहते सहते आम जनता की हौसला नष्ट हो जाती है। आम आदमी बहुत अंतर्मुख हो जाता है, तटस्थ हो जाता है और आंतरिक रूप से वह असुरक्षा का अनुभव करता है। असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का अनुभव करता है, क्योंकि ये ताकतें जो भ्रष्टाचारी ताकतें हैं बहुत शक्तिशाली है। इसलिए सामान्य जनता असुरक्षा का अनुभव करते हुए जीवन बिताते हैं और भयभीत होकर जीवन बिताते हैं। इसलिए हमारे समाज में अत्याचार का बोलबाला है, अत्याचार जारी रहता है। इस प्रकार हम बता सकते हैं। कभी अंत में बताते हैं कि हमारी जनता की सतर्कता आवश्यक है। जितने अधिक अत्याचार होते गए उतने अधिक जनता को सतर्क रहना चाहिए। जनता की सतर्कता और कार्य व्यवहार अत्याचारों को रोकने के लिए आवश्यक है। जनता की एक प्रकार की नपुंसकता और संवेदनहीनता पर कवि प्रकाश डालते हैं। इस पर कवि इशारा करते हैं। जनता संवेदनहीन हो गई है। सामान्य जनता, उदाहरण के लिए किसी स्थान पर किसी प्रकार का अन्याय होता है, बलात्कार होता है, चोरी होती है या लूट होती है, तो क्या करता है सामान्य जनता? इसके प्रति कोई संवेदना प्रकट नहीं करती। सामान्य जनता आंखें मूंद कर, यदि बात सड़क पर है तो आंखें मूंद कर उधर से आगे बढ़ेगी।
अनजान रहने को पसंद करेगी। एक नपुंसकता और संवेदनहीनता वास्तव में अत्याचारियों को प्रोत्साहन देने वाली बातें हैं। भारतीय समाज में जो अधिकांश लोग आम आदमी के सामान्य जनता है, वे इतने अधिक संवेदनहीन हो गए हैं कि अत्याचारी लोग अपने अत्याचार जारी रखते हैं अत्यंत उत्साह के साथ, अत्यंत खुशियों के साथ। इस स्थिति पर कवि संकेत करते हैं और तीव्र गति से भारतीय समाज में भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। देश की अधोगति का मूल कारण सत्ताधारियों के समर्थन प्राप्त करते हुए ये भ्रष्टाचारी लोग, जो शोषक शक्तियां हैं, जो अन्याय करने वाली ताकत है, ये करने वाले कार्य है। इस पर कवि संकेत करते हैं और तीव्र गति से व्याप्त होने वाले अत्याचार और भारतीय समाज की अधोगति की ओर भी कवि यहाँ संकेत करते हैं और व्यंग्य के साथ कवि ने इन पंक्तियों की सृष्टि की है, इस कविता की रचना की है। व्यंग्य का पुट मिलाने के फलस्वरूप यह कविता बहुत अधिक शक्तिशाली हो गई है, बहुत अधिक तीव्र हो गई है। मन को, पाठकों के मन को चकचोरने की ताकत है इस कविता में। इस प्रकार हम बता सकते हैं, अति संक्षेप में हम बता सकते हैं कि भारतीय समाज की यथार्थपूर्ण सच्ची स्थिति का चित्रण इस कविता में हुई है। सबूत कविता में कवि बताते हैं कि हमारे समाज में, हमारे देश में भ्रष्टाचार करने वाले और अत्याचार करने वाले लोगों को, साधारण जनता को लूटते हैं, उनकी चोरी करते हैं, अन्याय करते हैं, बलात्कार करते हैं, अत्याचार करते हैं। इन सब कार्यों को करने के बाद भी वे लोग शान से सड़कों पर चलते हैं, मंचों पर बैठते हैं, विभिन्न स्थानों पर विराजमान होते हैं। कारण क्या है? उनके हाथों पर रक्त का एक बूंद भी नहीं है, एक बूंद रक्त भी उनके हाथों पर नहीं है। मतलब ये सबूत नहीं है, सबूत नहीं है, इसलिए वे बच जाते हैं। सबूत न होने का कारण क्या है? कारण है कि इनके खिलाफ सबूत देने का धैर्य किसी को नहीं है। डर है, भय है साधारण जनता के मन में, क्योंकि ये ताकतें अत्यधिक शक्तिशाली है। इन्हें सत्ता का समर्थन प्राप्त है, सत्ताधारियों का, राजनैतिक नेताओं का समर्थन इन्हें प्राप्त है, इसलिए इनके खिलाफ सबूत देने का धैर्य नहीं है। फलतः अदालत में वे बच जाते हैं, क्योंकि अदालत की दृष्टि में ठोस सबूत आवश्यक है किसी को दोषी ठहराने के लिए, किसी को दंडित करने के लिए। इसलिए वे बच जाते हैं और अगले दिन से फिर वे उसी आसन पर बैठते हैं, विराजमान होते हैं, समाज में बहुत अधिक आदर के पात्र बन जाते हैं। और जो साधारण लोग हैं, जो चुप रहते हैं भय के कारण, वे कभी कभी दंडित भी हो जाते हैं, क्योंकि वे चुप रहते हैं। समाज में ऐसी एक धारणा है कि चुप रहना गलती का एक लक्षण है, गलती करने वाला आदमी का एक लक्षण है चुप रहना। इसलिए कभी कभी साधारण जनता को दंडित किया जाता है।
वास्तव में उसकी चुप्पी का कारण उसका भय, डर है। और इस स्थिति का, इस विकराल भयानक स्थिति का चित्रण कवि ने सबूत शीर्षक कविता में किया है। और इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।